ठीक है भाई। चैप्टर 4 का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नाम तो सुना ही नहीं होगा कभी, है ना। हमारे सिलेबस का 40% का हिस्सा यही है, मतलब 10-10-10, पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10% और चौथा 10%, 40%। फिर अगले 20% में आएंगे चैप्टर नंबर 9 और 10, 60%। तो बच्चे हुए 40% में आएंगे 8 चैप्टर, 5-5%। मतलब वेटेज अपने आप में बहुत अच्छी बेहतरीन कहानियों में से एक तगड़ी लिस्ट बन जाती है। ये भाई क्या किसने बना के रखे हैं, लिखा है टेबल पे लड़का बैठा है, आयु सही DLZ 74.86 इंग्लिश को प्रॉफिट में लॉन्ग भी लग रहे हैं। हाँ भाई, सभी लोग चैप्टर का मैप देखें पहले ध्यान से। ऑब्वियसली तुम फर्स्ट डे अक्सर मैप देखते हो, कुछ टॉपिक हल्के फुल्के पढ़ते हुए एक आध दो अपने आप में बहुत अच्छा डिस्कशन माना जाता है वो, लेकिन मैप से पहले काम की बात। तुम सभी लोगों को ये ध्यान है, या फिर ये तो पता ही होगा कि व्हाट इज ए मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल्स पाए जाते हैं, तो कौन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट में से कुछ निकलता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहाँ से कहाँ निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ निकलती हैं, साउथ से नॉर्थ आती हैं अंदर। मैं कुछ लिखता हूँ, ध्यान से बात समझे पहले। हमें बेसिकली एक चीज़ का मतलब नॉर्मल सा ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट का बहुत नॉर्मल सा ज्ञान तो ये कि साहब मैग्नेट किसे कहते हैं, बाल मैग्नेट। इसमें होते हैं 2 पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। और मैग्नेट में से निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो कहाँ से निकल के कहाँ आती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में, लेकिन वो भी मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के अंदर उनके चक्कर क्या है, वो साउथ से नॉर्थ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ जाएंगे मैग्नेट के अंदर। ये मैग्नेट के बाद नॉलेज है। मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, रिपल करेगी, ऐसा कुछ, ये सब अपन लोग जानते हैं। कौन सी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। दूसरी कौन सी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट, जो तब काम करेंगे उनके अंदर करंट पास होगा। करंट पास होने से बनने वाली मैग्नेट इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। उसके सबसे बढ़िया एग्जांपल वो हो सकते हैं जैसे स्पीकर, सबसे बढ़िया एग्जांपल। और भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो चीज़ों को, कबाड़े को एक जगह से उठाने में फिर एक जगह छोड़ने में काम आती है। तो सभी ने मूवी देखी क्रिस 3 देखी होगी ना, एंड में जिससे वो काल को चिपका देता है, चिपक जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बटन ऑन, करंट पास, बिजली जाती, मैग्नेट बन जाएगी, चिपक जाएगा, तो वो टेम्परेरी मैग्नेट है। और हमें वही पढ़ना है कि एक तो हम लोगों ने अपने जीवन में ये सुनाई है कि किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, बाहर अंदर जाती है साउथ को नॉर्थ। मैग्नेट किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, रिपल करेगी। लेकिन हम जिस कहानी के बारे में पढ़ेंगे वो होगा करंट वाली मैग्नेट। एक बात बहुत सिंपल, सभी लोग अपने दिमाग में सेट ये रखेंगे, करंट पास होने से कोई भी वायर वेव लाइक है, करंट पास होने से वायर वेव लाइक मैग्नेट, कोई भी तार मैग्नेट बन जाता है। और ये इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है, वेव लाइक मैग्नेट। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। इन्वेंशन में डिस्कवरी में क्या अंतर है, इन्वेंशन कुछ नया बनाया, जैसे डिस्कवरी ढूंढा गया। जैसे अगर तुम बहुत नॉर्मली सोचोगे तो मोबाइल फोन इस धरती के अंदर गड़े हुए थे, खोद के बहुत सारे निकाल लिए, ये डिस्कवरी है। इसको सोचा गया, समझा गया, बनाया गया, ये सब डिस्कवरीज है। मतलब ये डिस्कवरी नहीं है, ये तो इन्वेंशन है। डिस्कवरी किसे कहते हैं, डिस्कवरी ढूंढना। जैसे कि तुम लोगों ने किसी जगह पर मतलब जो फिनोमेना इस दुनिया में पहले से पाए जाते थे उन्हें ढूंढा, दैट इज डिस्कवरी। इन्वेंशन कुछ नया बनाया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इन्वेंशन नया क्रिएट करना, डिस्कवरी पुरानी चीज़ों को सर्च करना। तो ये पुरानी चीज़ है, इस नेचर में पहले से पाई जाती है कि अगर किसी भी तार में करंट जाएगा तो तार क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट। और हमें बस यही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में कि तार में करंट जाने से, किसी वायर में करंट जाने से वायर बन जाती है मैग्नेट। तो उस मैग्नेट को चलो स्टडी कर लेते हैं, और इसकी स्टडी कहलाती है मैग्नेटिज्म। हमें ये पढ़ना है।
कि किसी भी तार में करंट जाने से अगर मैग्नेट बनेगी तो जाने कितने फिनोमेनास को जन्म देती है, कितने सारी फिनोमेनास को जन्म देगी, जो कि स्पीकर में जाने किस किस जगहों पे कितनी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ही इसी पे चल रही है। ऐसा मान लो जो वायरलेस चार्जिंग है, तुम लोगों ने शायद सुन ली हो अभी तक, तो वायरलेस चार्जिंग सब कुछ इसी पे बेस है। इसका गॉडफादर किसे कहते हैं? निकोला टेस्ला, मैग्नेटिक्स का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, निकोला टेस्ला। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि नहीं ग्रो कर पाए वो, पर बेहतरीन, मतलब कुछ जवाब ही नहीं है, इतना ब्रिलियंट व्यक्ति। खैर, ध्यान से बात समझते हैं हम लोग इस चैप्टर के मैप में आने से पहले। सभी को बहुत छोटी सी बात ये समझ में आए कि हाँ साहब, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार हूँ कि दो टाइप की मैग्नेट है, एक तो कौन सी जो परमानेंट है, दूसरी कौन सी में करंट जाने पर वो क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। दो टाइप की मैग्नेट है, उनके बारे में मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिखता हूँ जो तुम्हें लिखना स्टार्ट करना होगा ऑफिशियली। ठीक है, ध्यान से बात सुन, मैप नहीं है वो फिलहाल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर कोई भी चार्ज तुम्हारे पास में है, चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो, मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से निकलने वाली रेखाओं को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर तुमने उसमें कोई भी चार्ज रख दिया, ये बात मैं तुम्हें समझा दूंगा अभी, लेकिन ये चैप्टर के मैप से पहले की कहानी है, तो कहीं ना कहीं कुछ और ही कहानी है। चैप्टर के मैप में तो एंट्री कर ही नहीं रही है, तो इसे वो ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग ही है, चैप्टर के मैप से बिल्कुल अलग चला जाता है। एक छोटी सी बात ये बताओ कि फोर्स किसमें नपती है? न्यूटन में। और मैग्नेट की पावर किसमें नपती है? फोर्स को अगर न्यूटन में नापते हो, तुम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते हो, तुम मास को केजी में नापते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हो, तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को किसमें नापा जाता है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसमें नापी जाती है? हमें वैसा कुछ डिस्कशन करना है, उसके बाद चैप्टर का मैप लिखोगे, ध्यान से बात समझो। पहली बात, चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव आइदर इन रेस्ट और मोशन। ये अक्सर जब तुम लोगों से प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आता है तो ऐसे ही पूछ लेता है, ना भी पूछे तो भी तुम्हें इतना बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी नहीं है। चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव आइदर इन रेस्ट और मोशन। इस बात का मतलब ये कि अगर हमारे पास में ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन से तरफ जाती है बता दो पहले तो? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जाती है। ये एक छोटी सी बात है जिसकी जानकारी सबको संभवतः होगी। अब इसमें दूसरी काम की बात जो पैदा होती है वो सुनो। अगर तुमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? प्लस किस साइड मूव करेगा? प्लस की तरफ कि नेगेटिव की तरफ? वो नेगेटिव की साइड जाना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं तो नेगेटिव की साइड जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, फोर्स महसूस करेगा, जाएगा। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को चला के छोड़ देता हूँ, स्पीड दे देता हूँ, अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को स्पीड दे देता हूँ तो वो कहाँ जाएगा? तब भी वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर मैं किसी नेगेटिव चार्ज को स्पीड दे देता हूँ तो भी वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कुल मिला के बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी चार्ज को चाहे रेस्ट में रखो चाहे मोशन में रखो, वो मूवमेंट तो करेंगे। लेकिन यही डिफरेंस है जो तुम्हें इस लाइन में समझ में आएगा। चार्ज will not move in magnetic field, will not move in magnetic field when they are in rest, magnetic field when they are at rest। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो रेस्ट पर है, when they are at rest, तो उन पे फोर्स महसूस नहीं होती है। they only experience force while moving, they only experience force while moving, only experience force while moving। इस बात का साफ सीधा मतलब समझ लें। इस बात का सिंपल मतलब ये कि अगर मान लो कि मेरे पास में ये कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये कोई मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगी? पहली बात ये बता दें बस, मैग्नेटिक कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तुम्हारे दिमाग को भी एक बहुत बढ़िया बात ये भी पता चलेगी कि सब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, वो तो मैं समझता हूँ, मैग्नेटिक में भी करता है। हाँ, हमारे पास में इस पूरी दुनिया में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है,
यही है सब कुछ चला रहा है। जैसे लाइट है, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है। हमें नॉलेज नहीं है, हम जब स्टडी कर रहे होंगे आगे जाके इसी क्लास में करेंगे जो सारी स्टडीज, तब जाके दिमाग खुलता है कि दुनिया के कितने फिनोमेना जो इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। खैर बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। अगर तुमने यहाँ पे किसी भी चार्ज को, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, तुमने अगर किसी भी चार्ज को छोड़ दिया, रख दिया, तो वो मूव नहीं करेगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर रेस्ट में है कोई भी चार्ज तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई भी चार्ज चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो मोशन में है, चल रहा है, अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब साउथ की तरफ लगाएगी या नॉर्थ लगाएगी, ऊपर लगाएगी या नीचे लगाएगी, वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी। इस बात को ध्यान रखें, बहुत सिंपल डिफरेंस, फोर्स अप्लाई करेगी दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स कम महसूस करेगा, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो पहली तो दिमाग में जाने वाली बात है कि फोर्स भी लगती है। अगर इलेक्ट्रिक में लगा है तो लगेगी, चलो ठीक है। मैग्नेटिक में भी फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पे, पर कब लगेगी, ओनली जब चार्ज मोशन में होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो रेस्ट में ही रखा रहेगा, वो अपने आप से हिल नहीं सकता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को तुमने रख दिया तो भी फोर्स लगेगी, तो भी मूव करेगा। अगर रेस्ट में है तो भी मूव है, मोशन है तो भी मूव है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वो तभी मूव करेगा जब वो मोशन के अंदर होगा। और काम की बात है कि मूव भी करेगा। अजीब बात है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज सोच पाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक चार्ज का उतना ही रोल होगा जो हम लोग अब तक पढ़ के आए होंगे। खैर, ये दोनों सबसे काम की बात है। इसमें अगली काम की चीज दो समझे। फोर्स रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लगती, इलेक्ट्रिक में लगेगी। अब अगली बात सुनो, बहुत सही सी। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर F। लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेट की पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो सुनना। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B फॉर बॉल। चैप्टर का मैप नहीं है, लेकिन चैप्टर के मैप से पहले के बहुत से बेसिक नॉलेज डिस्कशंस है, उन्हें ध्यान से देखना, और चैप्टर अपने आप में एक बहुत बढ़िया पेस पकड़ लेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी याद हो जाती कभी कभार कि उनके लिए किताब कॉपी खोलने की नीड नहीं पड़ती है। मैप अपने आप में बहुत ब्रिलियंट मैप जाएगा। खैर, सुने ध्यान से। तीसरी काम की कहानी ये है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबक की जो स्ट्रेंथ है, इज रिप्रेजेंटेड इन नोटबुक्स एंड कॉपीज एंड पेपर। उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझे। वो लेटर बहुत काम का है। मोमेंटम किससे दिखाते हैं अपन लोग, P से। फोर्स किससे दिखाई जाती है, F से। चार्ज को किससे दिखाते हैं, Q से। वैसे ही करके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नेट की पावर कितनी है कितनी नहीं है वो सब बात की बात है, लेकिन रिप्रेजेंट इस लेटर से करेंगे। उस लेटर का नाम है B। ठीक है, ये वाला B। अगर कभी कभार मन कर गया तो उसको ऐसे लिख देंगे TB, लेकिन B छोटा नहीं बनाएगा कोई, ये ध्यान रखना। DB का मतलब छोटा B, कम है। अगर पावर कम है, जैसे कि ईयरफोन्स में लगने वाली मैग्नेटिक पावर बहुत छोटी होती, बहुत कम होती है, तो DB या B उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये DB का इस्तेमाल अपन लोग करेंगे इसे लेके। अगली काम की बात, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है वो सुनो ध्यान से। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट मतलब फोर्स अगर न्यूटन नपती है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस में नपती है वो समझें। इसको नापने के लिए सबसे पहली काम की चीज वो यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक तो ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फोर्स को नापने की यूनिट। थोड़ा दिमाग हिल जाता है इस चीज से। और भी हो सकती है, एक है वीवर पर मीटर स्क्वायर, और भी है सबसे फेमस सबसे काम की चीज, इसी पर है एलोन मस्क की कंपनी का नाम, टेस्ला और गॉस। ये सब कुछ मैग्नेट की पावर को नापने में काम आता है। तुम कभी भी किसी भी स्पीकर को लेके आना, कोई अगर डब्बा खरीदा डीजे वगैरह, तो उनके मेल वगैरह पढ़ना, शायद उसमें, शायद मुझे, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे शायद लगता है कि ऐसा कहीं पे लिखा होगा कि उसकी मैग्नेटिक कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि मैं तो बताऊं, एक मशीन होती है डॉक्टर वाली, MRI मशीन होती है शायद,
उसमें जाती बॉडी स्कैन होती है, उसमें वो एक चीज का वो ध्यान रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी करनी है। मतलब जब बॉडी जाती है तो बॉडी के आर पार मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं। अगर किसी आदमी के पैर में प्लेट लोहे की वो सब पड़ी हो सरिया, तो उसकी स्कैनिंग नहीं करवा सकते ज्यादा स्ट्रेंथ पे। पता चला कि तुमने पावर बढ़ा दी, उसके हाथ में सरिया आती, हाथ की सरिया बाहर निकल के मशीन से चिपक जाएगी, हाथ फट जाएगा। तो बहुत बड़ा स्केल का काम है। खैर, काम की चीज है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लीवर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। सबसे फेमस कौन सी है इसमें? टेस्ला। हम भी टेस्ला का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो तो मैंने जानबूझ के लिखा। अच्छा, दूसरी काम की बात, तुम मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो कि अब किलोमीटर और मीटर में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है किलोमीटर और मीटर में? दोनों एक ही चीज की यूनिट है, डिस्टेंस की। मीटर की डिस्टेंस नापने में काम आता है, किलोमीटर की डिस्टेंस नापने में काम आता है। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? कौन छोटा है कौन बड़ा है? मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। अगर दोनों को बराबर करना है तो तुम्हें कितने मीटर चाहिए जो 1 किलोमीटर बराबर बैठ जाए? यानी कि जब तुम 1000 मीटर लाओगे तब वो किसके कोई बैठेगा? 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर बैठेगा 1 किलोमीटर के बराबर। वैसे करके टेस्ला और गॉस में सिमिलरिटी तो ये कि ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या वो सुन लो। टेस्ला, 1 टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता है। 10,000 गॉस सबसे बढ़िया एग्जांपल भाई। वो किलोमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस सिमिलरिटी है? इस चीज को तुम्हारे आगे ना कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट करे तो उससे घबराओगे नहीं कि साहब यहाँ पे मैंने 10,000 लगाया, 10 के बाद 4 लगाया और तुम्हारी कॉपी में ऐसे लिखा है 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला इक्वल टू में गॉस। हाँ, तो ये भी ठीक है, एक ही बात होती है। थोड़ा समझदारी सोचना सीखा करो कि 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे उधर जाएगा तो डिवाइड में, और ऊपर लेंगे तो -4। एक ही बात है, उसकी चिंता नहीं। ठीक है, मुझसे एक आदमी पूछ रहा था कि मैंने उसको बोला कि भाई 10 की पावर 3 म्यू ए इक्वल टू में मिली ए इक्वल टू मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर, ऐसे करके। तो बोला भाई मैंने देखो -3 पढ़ा है, 3 क्यों माइनस आएगा ना उसमें? अगर तू बात नहीं जानता पूरी, इसको उधर बेच के लिखेगा तो ऐसे लिख ले 1 एम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। इतना डाउट। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तुम्हें असलियत बोलूं तो मुझसे लगभग 3 साल सीनियर है वो। ये सोचो, उसको इस बात में डाउट है कि उसने 3 पढ़ा है, -3 नहीं लिखा मैंने 3 लिख दिया। खैर, ध्यान से बात समझे कि 1 टेस्ला 10 की पावर 4। उसके बाद में अगली जो काम की बात है इसके अंदर वो ये कि तुम्हें चैप्टर का मैप देखना है। सभी लोग चैप्टर के मैप पे चलेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को नापने की इकाई, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है, दूसरी ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ है 10 टेस्ला और इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ है 20 टेस्ला, तो इसका मतलब कौन सी मैग्नेट पावरफुल है? ये वाली। बस खत्म, और कोई चक्कर नहीं है इसमें। टेस्ला मतलब इसकी पावर ज्यादा है, टेस्ला मैग्नेट की पावर को नापने का तरीका है। लेकिन इसमें सबसे काम की बात जो तुम्हें अभी तक नहीं पता, टेस्ला, 1 टेस्ला यानी कितना? जैसे कि मान लो तुमसे कहते हो कि मैंने किसी आदमी को 1 न्यूटन से थप्पड़ मारा, तो क्या होगा? मैंने उसको बोला कि मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 न्यूटन से थप्पड़ मारा, 100 नहीं 10 न्यूटन से मारा, तो मर जाएगा वो 10 न्यूटन से। उसकी शरीर में ऐसे ही दिमाग बाहर निकल जाएगा। तुम ऐसा मान लो कि जब तुम हथौड़े से किसी को मतलब फुल पावर में हथौड़ा मारते हो, उठा के को भारी से हथौड़ा, तो वो कुछ 5-7 न्यूटन के आसपास लगता है। और तुम कह रहे साहब 100 न्यूटन से मारा किसी को, आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड में से अगर तुमने किसी को 100 न्यूटन से मार दिया तो वैसे करके 1 टेस्ला मतलब कितना पावरफुल? मतलब छोटी वाली चुंबक को 1 टेस्ला होती है क्या? अभी बड़ी वाली चुंबक से 1 टेस्ला कितना, क्या मतलब है उसका? तो वो भी जानना बात है। लेकिन फिर भी ध्यान से बात सुनो, सभी लोग चैप्टर का मैप लिखेंगे। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगले चैप्टर का नाम बता दूं, वैसे आज पहला लिखा है, पता नहीं अगले का नाम क्यों मन में आ गया मेरे। अगले का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहीं से स्टार्ट होता है।
उससे अगले का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सब इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगला मतलब दो वर्ड पकड़ो पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट। खैर लेके ध्यान से, लाइन टेढ़ी हो गई पर कोई नहीं, उससे नहीं पूछना, हाथ से पूछना है। हाँ, इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है बायोट-साइवर्ट्स लॉ। बायोट-साइवर्ट्स लॉ। और तुम आज जो मैप लिखोगे ना बहुत बड़ा खुला बढ़िया सा लिखोगे। आज टॉपिक के नाम नहीं होंगे, टॉपिक के अंदर पाए जाए टॉपिकों के नाम भी होंगे। ठीक है, पहला बायोट-साइवर्ट लॉ। और बायोट-साइवर्ट लॉ की हेल्प से हमारे पास से बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं नाम बताता हूँ उसका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस वायर्स। ठीक है, बहुत सी वायरों से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आएगा वो निकल के आएगा फाइनाइट वायर। दूसरा निकल के आएगा उसमें इनफाइनाइट वायर। तीसरा उसमें निकल के आएगा, मतलब ये तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग है ना सारी बातें, सेमी इनफाइनाइट वायर। और इसमें चौथा पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज रिंग। चौथा पॉइंट इसी के अंदर होगा, रिंग। रिंग की वजह से ये रिंग क्या चीज़ है वो जान लेंगे। हालांकि रिंग किसी टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आती है, पर जब तुम ये कर ले तो तुम ऑटोमेटिकली समझ में बेहतरीन आएगी। तो पहला बायोट-साइवर्ट लॉ, उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी कहानियाँ। इसी बीच में जब तुम आगे तक पढ़ोगे इस पूरे खेल को, तब तो पढ़ने को तो बातें और मिलेंगी। ठीक है, उसको ही लिख देता हूँ मैं, अनपूछ के लिखा हूँ। स्क्रू रूल और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। तुम्हें ये इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, चैप्टर का तीसरा पॉइंट, मैप के थर्ड पॉइंट का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे तुम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था किरचॉफ लॉ, सिम टू सिम वैसे करके आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ में तुम्हारे पास में दो टॉपिक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैप मेरे लिखने का एक अलग बेनिफिट होता है कि वो सिर्फ लिखा नहीं ज्यादा होता, उसमें तुम चैप्टर की गहराई को हल्का हल्का नापना स्टार्ट कर देते हो शुरू से। एम्पियर सर्किटल लॉ में बेसिकली दो डेरिवेशन है, पूरा चैप्टर डेरिवेशनों से बना हुआ है। बढ़िया, वो भी बकवास नहीं है, एकदम क्लासिकल, अच्छी समझ में आने वाली, प्रॉपर लेंथ की। ठीक है, कोई बकवास डेरिवेशन नहीं है कि साहब 2-3 पन्ने और धुआंधार लिखे जा रहे हैं, क्लासिकल है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर जो तुम सबसे पहली काम के पढ़ोगे वो पढ़ोगे व्हाट इज सोलेनॉइड, उसकी एप्लीकेशन, उसका बी, और फिर आता है टॉरॉइड। ये तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर दो टॉपिक है जिनकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, प्रॉपर डिस्कशन है, बहुत बढ़िया है। मतलब इसको मैं बांट सकता हूँ मैप में भी, पर नहीं। सोलेनॉइड चौथा, ये बहुत जगह बहुत कम पड़ेगी यार। अगला है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अच्छा, ये बताइए इसे चार्ज मूविंग ही क्यों बोला है? इन ए मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक के नाम की गहराई समझना। फोर्स किस पे लगानी है? एक चार्ज पे जो किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो फोर्स कब लगेगी? जब वो कैसा होगा, मूविंग होगा। अगर रेस्ट में तो लगेगी ही नहीं। देखिए सब लगेगी तो कितनी लगेगी, उस फोर्स का फॉर्मूला है कुछ दुनिया में है। जैसे फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, K/Q/2/R, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? है, वो पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। और इसी टॉपिक से एक अगला टॉपिक कनेक्ट नहीं होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, उसका नाम है पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस एंगल। अलग अलग एंगलों पे उसके अलग अलग पाथ आएंगे और एक बढ़िया डिस्कशन है। इसमें बेसिकली तुम्हें 3 मेन केस पढ़ने होंगे। 3 मेन केसेस के नाम, पहला होगा लीनियर मोशन, दूसरा होगा सर्कुलर मोशन और तीसरा होगा हेलिकल मोशन। ये 3 मेन चीज है, लीनियर, सर्कुलर, हेलिकल मोशन वो मोशन है जिसमें आज भी हम लोग घूम रहे हैं। सन के चारों प्लेनेट गोल
घूमते हैं ऐसा कुछ लिमिट तक सही है। जो अगर 2D में देखें, 3D में देखेंगे तो ऐसा होता है सन आगे जा रहा है और प्लैनेट उसके चारों घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद दिखाया होगा कभी, और कोई बात नहीं। पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस एंगल, उसमें 3 मेन केस है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, हेलिकल मोशन। जाना होगा, मैं चारों इसी में लिख दूंगा। भले नीचे लिख लेना ऑब्वियसली 5 6 7 8 करके। छठवां है लॉरेंस फोर्स। छठवां है लॉरेंस फोर्स, इसमें भी केसेस है पर ठीक है कोई नहीं। 7वें पॉइंट का नाम, 7वें पॉइंट का नाम है फोर्स on a current carrying wire, force on a current carrying wire placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, current carrying wire placed in a magnetic field। और इसमें बहुत अच्छी खालिस्तानी होत है, इसमें एक फॉर्मूला है जिसका नाम है IPN। इस बारे में फॉर्मूले का नाम है IPN, ठीक है, वो अपन लोगों का ही देना होता है, उसमें P थोड़ा सा बदल देंगे बाद में, ठीक है, फिलहाल के लिए IPN, ठीक। उसके बाद में 8वां टॉपिक, 8वें टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू। सब में फोर्स फोर्स फोर्स, लगातार फोर्स चल रही है भाई, तूने कहा नहीं, सिर्फ फोर्स पहले बोला। फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। टॉपिक का नाम इतना भयानक है, ऐसा नहीं मैं कोई लेटर घटा दूंगा, छोटा हो ही नहीं सकता। अक्सर बोलते हैं नाउन की डेफिनेशन बड़ी है, छोटा कर दो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें क्या छोटा कर दूं? नाउन काट दे, दा काट दे, नेम काट दे, हो गई छोटी। नाउन नेम थिंग बोल दे बस, और बता, छोटा नहीं हो सकता टॉपिक। एक्चुअली प्रॉपर नाम यही है, यही टाइटल से आता है, कॉपी में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ठीक। और इसमें एक बहुत अच्छी बात, मतलब अक्सर पूछ जाने वाली कहानी, मैं जानबूझ के स्टार लगा रहा हूं, डिफाइन 1 एम्पियर। आगे 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, इसमें जानबूझ के बोला, बहुत गोल्डन वर्ड है इस वजह से। अच्छा, फिर अगला तो तुम लोगों को 9वां पॉइंट देखना है इसमें, लिखते चले ध्यान से। 9वां पॉइंट है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, इसी रेक्टेंगुलर लूप पर कितना टॉर्क लगता है, जिसके अंदर तुम इस टॉपिक को कनेक्ट कर दोगे आगे ले जाके एक 10वें पॉइंट से। उसका नाम होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे जो लैब में गैल्वेनोमीटर रखे हैं जिनसे करंट रखता है, वो करंट नापा कैसे जाता है? करंट कैसे नापते होंगे यार? ये इस तार में ज़्यादा करंट है, पानी जो दिखता है, पानी पाइप में ज़्यादा कि कम ज़्यादा, करंट तारों में दिखता थोड़ी है, नापता कैसे है? मतलब इसमें ऐसा क्या है जो ये 218 वोल्ट नाप पा रहा है? क्या है इसके अंदर ऐसा, भगवान जाने। कुछ तो मीटर होगा, तो मशीनों में कैसे जोड़ते होंगे कि गिनती ये दिखानी है, वो दिखानी है, कैसे दिखाता होगा? जस्ट सोच कर देखो, आखिर करंट नापा कैसे ज़्यादा, कि ज़्यादा करंट है, कम करंट है, ऐसा क्या है उस मशीन के अंदर?
वो इंटरनल नॉलेज हमें होना बहुत आवश्यक है। तो वही चीज़ होगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर तुम लोग इसी में फिर छोटा पड़ गया, अगला पढ़ोगे मैग्नेटिक डाइपोल, इसी में पढ़ दोगे पहले, मतलब ये दोनों साथ पढ़े जाते हैं, हम इसको पहले पढ़ सकते हैं। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, P बराबर Q इन 2 में 2N, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा M बराबर M इन 2N, सेम टू सेम उसी तरह से निकल के आने वाली चीजें, ठीक। फिर तुम्हारे पास में एक 12वां पॉइंट निकलेगा, उसका नाम होगा करंट सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जुड़ के आता है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। इसी में जुड़ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, मैं इसीलिए 13 नहीं लिखूंगा। इसी में एक और टॉपिक, एक तो करंट सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, और दूसरा इसी के अंदर तुम्हें पढ़ाया जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि अक्सर पूछा ही जाना है तुमसे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन वो भी किसका किसमें, पहला गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर तुम एक बात सोच कर देखो तो मतलब मैंने तुम्हारे सामने सारे टॉपिक लिख दी, सारे बता सकता हूँ, सारे बता सकता नहीं एक बार में, ठीक है। वो सारी चीज़ें कि मैं ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट है, मतलब इस पूरे चैप्टर की कहानी अपने आप में ब्रिलियंट है, ध्यान से लिखें, पूरा मैप लिखें। मैं किसी पल तो ऐसा भी एहसास हो जाएगा कि यार ये तो कुछ तीसरे से बड़ा निकल गया, हाँ शायद हो सकता है घर से बड़ा निकल जाए, क्योंकि जानबूझ के तुम्हें रिप्रेजेंट किया जाने का मैप का रीजन भी यही है कि तुम्हें चैप्टर का आइडिया लग जाए कि लेंथ कितनी लंबी है। इसे तो पर रिवीजन करना बहुत टाइम होता है, लोग कहते हैं रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो से जो पढ़ रहा है उसको छोड़ के पुराना रिवाइज कर, बहुत टाइम है। इतने बड़े बड़े चैप्टर जब तक वो खत्म होगा तब तक तू पुराना 10 बार रिवाइज कर लेगा। और इसीलिए ये 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर भी 40% है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हम अगले चैप्टर को मैप लिख रहे होंगे, 5 बात में काम खत्म, हर एक चैप्टर में 5 में 6 में 7 में 8 में तो एक ही बात को काम खत्म, चैप्टर का नाम पढ़ेंगे फिनिश। तो जम के रहे इस खेल में। अच्छा, अब साथ ही साथ में कुछ छोटी मोटी बातें और जान ले जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे तो लग जाए, क्योंकि अब तक तो तुम्हें ऐसा कुछ खास जाना नहीं है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक चीज सुनोगे जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा उसी के जैसा एक नियम और पढ़ोगे तुम पहली बार, उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम, हाथ पाम, पाम ये हत्ती को कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। उसी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 नियम और निकल के आएंगे, उसका ध्यान रख के, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे सामने ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, लिखने को बहुत सारी बातें समय समय पर लिख दी जाएंगी, पर बेसिकली ये तुम्हारा चैप्टर का मैप है, इसमें बने रहना। हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ, एक बात और दिमाग में सेट कर लेना, तुम्हें इस पूरे चैप्टर को इसलिए पढ़ना है क्योंकि कॉपी में लिखना है, मतलब वो तो दूसरी प्रायोरिटी है। पहले है कि इस चैप्टर को समझते हुए दिमाग में उतारें, ऐसा नहीं कि यहाँ सब मैं तो बस उसको टीप के लिख के रख के बोर्ड पर डाले आऊँगा कॉपी में, उसको समझते हुए दिमाग में उतारने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सी बातें ऐसी होती है डे 1 में समझ में नहीं आती, डे 2 लगाओ, डे 3 लगाओ, रिविजन करो, तब जाके दिमाग में जाती है। यहाँ सब जो समझ में नहीं आती तो रट लो, छोड़ो कुछ ही मत। मतलब ये जो संकल्प है ना कि मैं तभी पढ़ूंगा जब मुझे समझ में आएगा, तो तू पक्का फेल हो जाएगा। तू पढ़ता रहे, याद करता रहे, चीजें अपने आप समझ में आती रहेंगी समय के साथ साथ। खैर, पहला पॉइंट बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ
कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? पहले ये बताइए तो तुम पढ़ लोगे इसमें आंसर। हम कूलम्ब्स लॉ से क्या फाइंड करते हैं? कूलम्ब्स लॉ से फोर्स किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। पाइवट-सावर्ट लॉ से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? नहीं, वो नहीं फाइंड करते फोर्स। पाइवट-सावर्ट लॉ से हम लोग फाइंड जो करेंगे वो करेंगे कि किसी भी तार में करंट जाता, तार क्या बन जाता है? मैग्नेट। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? उस मैग्नेट की क्या स्ट्रेंथ है? वो किसी डिस्टेंस पर कितनी पावर दिखा रहा है? वहां पे किस चोबे को रखेंगे तो खिंच जाएगा और कितना बड़ा चोबा नहीं खिंचेगा। पाइवट-सावर्ट लॉ वही बताता है कि अगर अपने पास में ये कोई भी वायर है, ठीक है, ये वायर मैंने इंटीग्रेशन जैसा बना दिया, तो सर टेढ़ा कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा ये बड़े लगता है, लाइन सी लग रही है, ठीक है। ये अपने पास में कोई वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है आई, तो करंट जाने से वायर क्या बन जाएगी? मैग्नेट। वायर मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सवाल ये कि अगर ये मैग्नेट है तो जरा बताना कि इससे इस डिस्टेंस पर, इस वायर से इस आर डिस्टेंस पर, डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक ताकत है? इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बतानी है। बात बहुत सिंपल है, किसी तार में करंट जाएगा, तार क्या बन जाता है? मैग्नेट। तो ये बताओ कि इस तार में करंट डालने से अगर ये मैग्नेट बन चुका है तो 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पर कितनी ताकत दिखाएगा? ये फाइंड करेंगे पाइवट-सावर्ट लॉ से कि तार करंट मैग्नेट बना तो ताकत कितनी है। और वो समझने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें और सेट कर लें कि पाइवट-सावर्ट लॉ की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो पूरी वायर का कैलकुलेट नहीं कर सकता। वो वायर के पास एक छोटे से हिस्से का हिसाब किताब लगा सकता है। उस छोटे से हिस्से से तुम पूरा हिसाब लगा सकते हो। जैसे कि इस बात को समझाने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्या तुम पूरी पृथ्वी का वजन इकट्ठा एक बार तौल लोगे? कैसे तौलोगे? तुम पृथ्वी का वजन कैसे तौलोगे? बोले तुम ये मानो कि भाई की कमी नहीं है, भाई होशियार ज्यादा है। तुम ये बताओ कि तुम पूरी पृथ्वी का वजन कैसे तौल दोगे इकट्ठा? उसे उठाएंगे साहब, एक तराजू में रखेंगे और नाप लेंगे कितना किलो का? नहीं। तो फिर तौला कैसे जाता होगा? बेसिकली पृथ्वी का वजन शायद ऐसे तौलना बहुत आसान है। तुम्हारे पास में पृथ्वी है और ये उसका वो वाला मटेरियल है, मिट्टी वाला, ये एटमॉस्फेयर है। तो मान लो तुमने यहाँ पे मिट्टी तौल ली थी, मिट्टी की डेंसिटी ये है, मतलब मिट्टी के एक तसले में 8 किलो मिट्टी आती है, ऐसा कुछ तौल लिया तुमने लगभग। पृथ्वी का डायमीटर ये है, रेडियस ये है, वॉल्यूम ये है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्रोक्स इसका वजन 6 × 10⁻24 किलो के आसपास बैठ जाएगा। तुम पूरी पृथ्वी का वजन कैसे निकालते हो? तुम पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से का वजन निकालते हो, पृथ्वी की मास डेंसिटी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके तुम हिसाब किताब जोड़ जाड़ के उसका लगभग वजन बताते हो कितना होगा। ठीक वैसे करके अगर किसी तार में करंट जा रहा है तो तुम पूरे तार का एक बार में नहीं निकाल सकते। तुम पूरे तार का जो ताकत है, पूरी तार की जो ताकत है मैग्नेटिक फील्ड की, इकट्ठा ही निकाल सकते हो। तुम पहले क्या निकालो? वो छोटे से टुकड़े की। और अगर तुम टुकड़े की निकालना सीख गए तो पूरे तार की निकालना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम पहले टुकड़े की निकालना सीखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी इस कहानी को शुरू करने से पहले कि पाइवट-सावर्ट लॉ इट इज एप्लीकेबल ऑन एलिमेंटल लेंथ। ये पूरी लेंथ के लिए नहीं, एलिमेंटल लेंथ यानी कि स्मॉल लेंथ। ये छोटे से टुकड़े पर काम करता है, स्मॉल लेंथ पर काम करेगा। और अगर तुम छोटे से लेंथ की निकालने सीख गए तो बड़ी की तो निकाल दोगे। ध्यान रखो, छोटे काम ही इंपोर्टेंट काम है। अगर तुम छोटे छोटे टुकड़ों का हिसाब लगाते हो, जस्ट इंटीग्रेट, सबका हिसाब निकल जाएगा एक बार में इंटीग्रेशन लगाते ही। लेकिन वो सब बात की बात है। तुम ये समझो जैसे पृथ्वी का वजन पूरा तौलना संभव नहीं है, वैसे ही करके किसी वायर का इकट्ठा एक बार में मैग्नेटिक फील्ड निकालना संभव नहीं है। तुम एक छोटे से टुकड़े की निकालोगे, बाकी पूरा तो मैं सिखाऊंगा, आज तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। ध्यान से बात सुनो। हमारे पास में वायर का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा, इसकी लेंथ मैंने 0.1 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। अब 0.1 नहीं लिखूंगा मैं, छोटा है इस टुकड़े की लंबाई, मैंने इसको कह दिया डी है, छोटा टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े के आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। इस बात का मतलब कुछ ऐसे करके मान लो कि हमारे पास में एक वायर है, इस वायर में करंट ज्यादा ऊपर की ओर, तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि
इस टुकड़े से, जहाँ पे मेरी दोनों उंगलियां हैं, इस टुकड़े से इस डिस्टेंस पर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे करके। ये जो डिस्टेंस नापी जाती है वो वायर के ऊपर नहीं रखते हैं, वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर, मतलब वायर में करंट ज्यादा ऊपर की ओर। तो इस छोटे से, ये 2 उंगलियों वाले टुकड़े से, इतने से, पूरी वायर से नहीं, इस 2 उंगलियों वाले टुकड़े से यहाँ से r डिस्टेंस पर, इस जगह पर कोई लोहे का चोबा अगर मैंने रख दिया तो कितनी ताकत महसूस करेगा इस वायर से, इसका इस जगह पर, इस चोबे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, हम उसको निकालने जा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट करी गई है, r से। ये जो एंगल है ये किससे रिप्रेजेंट किया गया, थीटा से। ये छोटा सा टुकड़ा किससे रिप्रेजेंट किया है, dl से। और इसमें जो करंट है वो कितना ज्यादा है, I नाम का। हम पूरी वायर का इकट्ठा नहीं निकालेंगे। अब तुम मुझे बहुत छोटे मोटे सवालों के जवाब दे सकते हो इस पूरी कहानी को समझने से पहले, कि जरा ध्यान से बताएं यहाँ पर कितनी पावर लगेगी, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। पहला, करंट पे। अगर करंट ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा होगी। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये बहुत बेसिक सी बात है, ज्यादा करंट ज्यादा ताकत। दूसरा, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अगर दूरी बढ़ाओगे तो पावर कम हो जाएगी, कॉमन सेंस। अगर जितना दूर जाएंगे तार से उतना कम महसूस होगा, ठीक है। इसी काम के बाद DL, एलिमेंटल लेंथ। अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी, जितना बड़ा तार होगा, मैग्नेटिक पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तुम लोग अगर किसी मैग्नेट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, जैसे इस पंखे में कॉइलिंग होती है, अगर कॉइलिंग कम करोगे तो कम घूमेगा, ज्यादा कॉइलिंग होगी तो ज्यादा अच्छा घूमेगा। अगर तुमने वायर को मैग्नेट बनाया और तुम उस मैग्नेट को मजबूत बनाना चाहते हो, तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसकी लेंथ ज्यादा दे दो तार। जितना घना तार उतना स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जितना बड़ा तार मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। बड़े तार में ज्यादा पावर, छोटे तार में कम पावर। ज्यादा करंट ज्यादा पावर, ज्यादा डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ताकत घटती है। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ताकत बढ़ेगी बढ़ेगी, करंट ज्यादा होगा तो बढ़ेगी। और उसमें एक चीज और है बस छोटी सी, उसका नाम है थीटा। थीटा को फिलहाल तो लिख दे रहा हूं मैं, पर तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। थीटा अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। इस बात का एक्चुअली में सेंस कुछ इस तरह से मान सकते हो कि अगर मैं तुम्हें इस पूरी कहानी को पलट देता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के अंदर ले गया। हमारे पास में ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर कोई आदमी सीधे ऐसे करके 10 न्यूटन लगाएगा तब ज्यादा फोर्स लगेगी, या फिर कोई आदमी इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे टेढ़े करके फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन तब ज्यादा लगेगी। कौन से केस में ज्यादा ताकत लगेगी, सीधे में डायरेक्ट पूरी की पूरी 10 न्यूटन इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर टेढ़ा लगाएगा तो कुछ फोर्स, मतलब शायद 10 ना लगे, 8 लगे, 7 लगे, 6 लगे। तो वैसे ही करके अगर तुम किसी वायर में बिल्कुल ठीक सामने निकालोगे फोर्स, ताकत तो ज्यादा लगेगी, और थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे निकालोगे तो फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये थोड़ी ऐसी अजीब सी बात होगी, लेकिन मैं तुम्हें पूरी कहानी को दोबारा सेंड कर देता हूँ। तुम्हें एक चीज का लगभग आइडिया होना चाहिए कि प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कि कितनी मैग्नेटिक ताकत यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। करंट पे, ज्यादा करंट ज्यादा ताकत। लेंथ पे, ज्यादा लेंथ ज्यादा ताकत। एंगल पे, ज्यादा एंगल ज्यादा ताकत। और दूसरा डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस कम ताकत। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने नापी है, ये डिस्टेंस हम जो नाप रहे हैं डिस्टेंस, मतलब ये वायर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्स या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फोर्स नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है वो वायर के कैसे नापनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर, वायर से दूर नापेगी। ऐसे करके 3D में सोच के देखो, ये वायर से दूर 3D में नापेगी, परपेंडिकुलर नापेगी। तो सभी लोग ध्यान से बात सुने, ये लेंथ कैसी है, छोटी लेंथ। अगर लेंथ छोटी है तो तुम dB को भी छोटा ही लिखो, b को पूरा लिखेंगे, इसको लिखेंगे dB। अब एक एक करके जरा जहाँ पे भी तुम लिख रहे हो वहाँ पे कुछ 4 से 5-6 लाइनें छोड़ दो और नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, dl के।
लेंथ की प्रोपोर्शनल है। दूसरा डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर इन तीनों बातों को कंबाइन कर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर रुक के किया जाता है ऑब्वियसली, तो तुम्हारे पास में जो चीज मिलेगी वो ध्यान से देखना। मैं एक बार लिख देता हूँ, डीवी ये शॉर्ट डेरिवेशन है, शॉर्ट, मैं शॉर्ट ड्राइव करता हूँ क्योंकि पहली बार में तो ये छूट जाता है टॉपिक। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वो एंगल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल की प्रोपोर्शनल कैसे है वो एक बार सोच लेते हैं। अगर किसी वेक्टर को तोड़े तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा, और दूसरा वाला क्या होता है r sin थीटा, और तुम्हें बस कौन सा चाहिए होता है, परपेंडिकुलर। खैर लीव छोड़ो। अगर इन तीनों बातों को कंबाइन करें तो तीनों बातों के कॉम्बिनेशन से निकल के आता है dv इज प्रोपोर्शनल टू, जो जो ऊपर है उन्हें ऊपर लिख दो i dn sin थीटा, और जो नीचे उसे नीचे लिख दो r स्क्वायर। ये शॉर्ट ड्राइव है, शॉर्ट ड्राइव मतलब समझाने वाले ड्राइव है। तुम इस ड्राइव को दोबारा पढ़ोगे एक दिन, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है कि हाँ हमें हल्का फुल्का स्टार्ट मिला कि dv इज i dn sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। करंट, लेंथ और एंगल तीनों के बढ़ने से पावर बढ़ेगी और डिस्टेंस के बढ़ने से पावर घटेगी, तो नीचे आके बाकी सब ऊपर है। अब एक बहुत सही जानकारी, तो कांस्टेंट क्या लगता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dn sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। और कहना कि हम लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि दुनिया के हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू है इसकी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू को 10 की पावर माइनस के 7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7। पाई की वैल्यू सबको आइडिया है कितनी होती है, 3.14। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो इतना है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7। ये वो चीज है तुम्हें समझाई जा रही है, हालांकि इसका भी बहुत बढ़िया खेल है। अगर ये ऑफिशियल मेथड को उतर गई ना अपने समझाने में तो आदमी वैसे तरह से ही हो जाता है, पर तुम अनऑफिशियल चलो फिलहाल तो तुम बहुत बढ़िया निकालोगे इस वजह से। अनऑफिशियल जाने दो, जैसे मैं बता दूं वैसे एक बार देखो, उसके बाद ऑफिशियल भी देखना, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, म्यू नॉट की वैल्यू वही ठीक है, वैसे तो ये तो तुम समझ ही जाओगे। म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो सभी को ये फॉर्मूला पढ़ने में आना चाहिए कि पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड किस किस बात पे डिपेंड करेगी, करंट पे, लेंथ पे, एंगल पे और डिस्टेंस पे। 4 बातें हैं और 4 बिल्कुल सही बात है। करंट ज्यादा, पावर ज्यादा, लेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा, एंगल ज्यादा, पावर ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, पावर कम। इन 4 बातों पे डिपेंड करेगी किसी भी तार से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये जो तुमने लिखा 1 2 3 4, इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिखते हैं, ध्यान से लिखना इनको इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ऊपर जहां पे तुम लाइनें छोड़ी हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी produced by a wire, produced यहाँ पे आएगा ही नहीं, बाय ए वायर, किसी वायर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बताओ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके,
एलिमेंटल लेंथ dl, एक तो लेंथ के प्रोपोर्शनल एलिमेंटल लेंथ, पूरा नहीं, एलिमेंटल लेंथ dl, उसके बाद में करंट I थ्रू द वायर, करंट I थ्रू द वायर, वायर से जो करंट जा रहा है उसके, और कि थीटा नहीं लगाएंगे उसके कुछ और शब्द आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर r एंड perpendicular distance r from the wire। जो थीटा है, इस थीटा की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज परपेंडिकुलर, वो साइन थीटा को संभाल देता है अपने आप ही। यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर इस्तेमाल करते हो, साइन थीटा का ही मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from the wire। मैं इन्वर्स नहीं लगा क्या इसमें, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, डायरेक्टली किस किस के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का मतलब जानते हो ना, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, करंट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance r from the wire, वायर से r डिस्टेंस परपेंडिकुलर, दो जगह डायरेक्ट लगाया किस किस पे, dl पे और I पे, और r पे क्या लगाया, इनवर्स, और साइन का इस्तेमाल नहीं किया, साइन की जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है, परपेंडिकुलर, वो साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही हम बायोट-सावर्ट लॉ से क्या निकालते हैं, किसी भी तार के द्वारा किसी एलिमेंटल लेंथ से किसी डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, इसमें बी की यूनिट क्या है, टेस्ला, वही निकाला कि कोई भी तार कितना चुंबकीय प्रभाव देगा। अभी भी और देखना ध्यान से, ये जो लिखा है दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। मैं तुम्हें इसको वेक्टर में लिख के दिखाता हूँ, बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ स्केलर फॉर्म, सभी इसकी वेक्टर फॉर्म का इंतजार कर लें, देख लो पहले, थोड़ा सा बड़ा सा होता है, ध्यान रखना, मैंने ये कोई याद नहीं कर रखा है, ये तो सीधे सीधे यहाँ से आता है। मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ, डायरेक्टली एलिमेंटल लेंथ dl, करंट एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, दैट्स इट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r from the wire। लेकिन एक बात जो भी इसमें रह गई वो ये कि जो डिस्टेंस है वो सीधे सीधे नहीं लगानी है, वो तुम्हें डिस्टेंस किस में रखनी है, हमेशा स्क्वायर में, I आया L आया पर R नहीं आया, R जगह पे क्या लग के आया, स्क्वायर, तो इसको भी लगा दें, is inversely proportional to the perpendicular distance r from the wire। ठीक है, एक वर्ड लगा दो, इस इनवर्सली के आगे लगा दो वर्ड, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के आगे एक वर्ड सेट करें, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिस्टेंस आर रखनी है। जैसे बहुत सिंपल बात, अगर तुमने डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स कितने गुना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितने गुना कम हो जाएगी, 16 गुना, स्क्वायर में घटेगी बढ़ेगी, इस चीज को ध्यान रखें। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखना है सभी लोग, तो मैं से सभी को शायद ये फॉर्मूला तो वैसे तो याद ही होगा, कुछ लोगों को आंख में चमक ही आ जाएगी, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसमें सियाने की कोई बात नहीं है, तो भी जो तुम वेक्टर फिलहाल पढ़ रहे हो, पर ठीक है, तुम्हें इसमें साइन थीटा दिख रहा है, मैं तुम्हें ऐसी फॉर्मूले वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, देखना, v0 अपॉन में 4 पाई I, एक बात बताओ,
अगर अपने पास में ऐसे लिखा हो कि सी डॉट डी साइन थीटा, तो तुम उसे क्या लिख सकते हो? सी क्रॉस डी। अगर तुम्हारे पास में ऐसे कुछ लिखा हो, ऐसे कुछ कि एल डॉट आर, एल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई साइन थीटा, एक मिनट, एल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई साइन थीटा, उसे क्या लिख सकते हो? एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा, अगर ऐसे लिख दिया जाए डी एल डॉट आर साइन थीटा, उसे क्या लिख सकते हो? डी एल क्रॉस आर। मतलब तुम अगर साइन को हटाओगे तो क्या लगा दोगे? क्रॉस। दोनों बात समझे, अगर क्रॉस लगेगा तो साइन नहीं लगेगा, और अगर साइन लगेगा तो क्रॉस इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पहले से कौन आ रहा है? मैं साइन हटाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा। देखो कैसे लगाएंगे वो देखता हूँ। आई डी एल साइन थीटा, सब कुछ पहले जैसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर चल रहा है। मैंने जानबूझ के ऊपर एक आर का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी एक आर का मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारे पास में बन जाएगा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, उसके बाद में आई आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब। तो मुझे ये बताओ बस, डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। साइन हटा के डी एल क्रॉस आर लगा दिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। ये कूलम्ब का बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट। तो तुम्हें कभी ध्यान आए तो तुमने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन जैसे वेक्टर में कन्वर्ट की जाती बन जाता के क्यू अपॉन में आर क्यूब। कुछ क्यूब आ जाता है, ऊपर आर के लग जाता है, लेकिन क्यूब बन जाता है। कूलम्ब में पढ़ा था के क्यू1 क्यू2 अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में आते हैं तो के क्यू1 क्यू2 अपॉन में क्यूब आ जाता है उसके नीचे। तो वैसे ही इस वाले फॉर्मूले में क्यूब आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कनेक्टिविटी होंगी जो तुम्हें महसूस होती रहेंगी समय समय पे। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो ऐसा भी होगा कि पूरा चैप्टर रिपीट कॉपी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये अगर आर क्यूब की फॉर्म में है तो साइन नहीं होगा, और अगर साइन नहीं होगा तो कौन सी फॉर्म है वो? वेक्टर फॉर्म। और अगर ये आर स्क्वायर की फॉर्म में है और साइन लगा हुआ है तो कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। अपनी आंखों को भी पढ़ना सिखाओ, सिर्फ दिमाग को नहीं, चीजों को देखना सीखो कि बायोट-सावर्ट्स लॉ किस तरह से तुम्हारे सामने सिंपली रिप्रेजेंट किया गया है, वो समझो। व्यक्ति ने इतना महान नियम दिया, कुछ जानता तक नहीं। ये तो पहला फेज खत्म हुआ, बायोट-सावर्ट्स का पहला फेज। अब बायोट-सावर्ट्स का दूसरा फेज है। इसका दूसरा फेज ये है कि साहब मैं समझ गया कि किसी भी वायर में अगर करंट जाएगा तो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। कैसे बनती है, कहाँ बनती है? जैसे कि बाहर की तो मुझे पता है, बाद में नॉर्थ से निकले साउथ में आएंगी इसकी। तो इसमें ध्यान सुनिए, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ करने के तुम्हारे पास में रूल्स आते हैं। रूल नंबर 1 स्क्रू पेज का, और दूसरा नियम आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मैं तुम्हें ड्रॉ करना सिखाता हूँ, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, और मुझ पे इसमें ना वो डम्ब से जोक नहीं आने जाते कि इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में कंडक्टर है, असली मत इमेजिन कर लेना ऐसा कुछ। ठीक है यार, कि अगर किसी भी वायर में करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और उंगलियों को मोड़ो। मुड़ती
बोलती है, उंगलियां दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे वायर में करंट का ज्यादा है, ऊपर की ओर, हम ऊपर की ओर, और उंगलियों को मोड़ेंगे तो उंगलियां ऐसे मुड़ के आएंगी, ऐसे मुड़ के आएंगी इस तरह से। तो जैसे कि पार मैग्नेट में जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे करके बनती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी, साउथ से निकल के नॉर्थ में आएंगी। कैसी लूप बनती है ये? क्लोज। वैसे इसमें भी क्लोज बनेंगी। और ध्यान से देखना, जब करंट ऊपर जाएगा, तुमने ऐसे करके थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और उंगलियों को मोड़ा तो वो कुछ इस तरह से घूमती है ऐसे करके, तो कुछ ऐसे करके शेप बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक के ऊपर एक गोले बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और इस बात को समझाने के तुम्हें एक चीज देखनी होगी, ठीक है, वो भी देख लेना ध्यान से। ऐसी जैसे ये बनती है वैसे करके इसमें बनते हैं, इसमें गोले गोले बनते हैं चारों। अब इन गोलों को 3D में सोच कर देखो, ये वैसे गोले नहीं है जैसे हम लोग समझ रहे हैं, शायद नहीं समझ रहे हैं। अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ऐसे चार्ज की तरह नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? ऐसे, पॉजिटिव से दूर क्यों जाती है? अगर वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, गोल, मतलब ऐसे गोले गोले लगातार। उन गोलों की कल्पना तुम खुद ही कर लो, ऐसे गोले बन रहे होंगे बहुत सारे। अगर उस गोले के एरिया में कोई लोहे का टुकड़ा वगैरह आ गया तो इस वायर से चिपक जाएगा, वरना नहीं, कुछ ऐसा मतलब है, ठीक है। वो गोले गोले से यहाँ पे दिखाई नहीं देते 3D में, लेकिन समझो कि ऐसे करके गोले से बने हुए। हालांकि मैं 3D दिखा सकता हूँ, ठीक है, हाँ, तो कि कलाकारी इतनी सफिशिएंट हो जाती है अक्सर। कुछ इस तरह से देखना, एक मिनट, ऐसे करके, और ये इसमें वायर पड़ी हुई, इसमें करंट है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही है, जैसे बाहर मैग्नेट में जाती है इसके अंदर जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के तुम्हारे पास में नियम कौन से? दो है। पहला कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा कौन सा है? स्क्रू। अब स्क्रू क्या कहता है कि वो जो DL और R है ना, इस तरह तुम मुझसे अभी मत कर रहा, फिजूल में जो समझ में आता है उस पर फालतू में पानी फेर देते हैं इस वजह से। मतलब ये टॉपिक अपने आप में दम लगता है, तुमने महसूस किया, ध्यान रखना। कल तुम इसको दोबारा से एक एडवांस लेवल में पढ़ रहे होगे, वापस पढ़ोगे इसी को, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पढ़ोगे, ठीक है। कल करते हैं। तुम लोग जाओगे ना अभी?